नमस्ते प्रिय अध्येताओं। अब तक हम वर्ण बोलना, सीखना, लिखना और उनसे प्रत्याहार बनाना सीखा कि पाणिनि ने इन वर्णों को किस प्रकार से एक नई विधि से व्यवस्थित किया, अरेंज किया, एक पूरी प्रोग्रामिंग बनाई, उसको हमने प्रत्याहार में सीखा था। आप जैसे अब बोल रहे हैं, हम अकेला एक एक वर्ण नहीं बोलते, उनको एक फ्लो में बोल रहे हैं, प्रवाह में। तो जब प्रवाह में वर्णों को एक साथ बोला जाता है तो उनमें कुछ मिक्सिंग हो जाती है, एक दूसरे के साथ आने पर कुछ परिवर्तन आता है, चेंजेस आता है। तो इनको ही कहते हैं संधि। संधि क्या है कि जब वर्ण एक दूसरे के पास आते हैं तो इस पास आने का नाम है संहिता। संहिता परः सन्निकर्षः संहिता, ये सूत्र दिया पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में। ये परिभाषा, डेफिनेशन दी एक सूत्र के माध्यम से कि संहिता क्या है, कि परः परस्पर, सन्निकर्ष निकट आना ही क्या कहलाता है, संहिता कहलाता है। जब वर्ण निकट आते हैं, उनमें निकट आने पर परिवर्तन हो जाते हैं। इन्हीं परिवर्तन को, मेल को संधि कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, संध्या वेला है, संधि का समय है। सुबह जब होती है तो रात्रि का खत्म होना, अगला सूर्योदय होना, उसके बीच में जो एक टाइम रहता है उसको भी संधि, मिलन, दो चीज़ें मिल रही हैं, उसको संधि कहा जाता है। ऐसे ही गोधूली वेला बोलते हैं, शाम के समय, सांझ आप अपने क्षेत्रीय भाषा में बोलते हैं, वही संध्या सांझ बन गई। तो संधि का अभिप्राय क्या हुआ कि मिलना। तो भाषा के पक्ष में क्या मिलेंगे, वर्ण मिलेंगे। और वर्ण क्या हैं, स्वर हैं या व्यंजन हैं, या फिर तीसरा एक संस्कृत में अभी अभी विसर्ग देखा था। तो स्वर संधियाँ होंगी, व्यंजन संधियाँ होंगी, या विसर्ग संधियाँ होंगी। संधि कब होती है, जब संहिता होगी। संहिता क्या है, जब निकट आना। जैसे आप ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, ये भी सुना है। तो ऋग्वेद, उसमें मंत्र एक साथ पढ़े हुए हैं, ऐसे ठहराव नहीं है कि मैं कहूँ भूर, फिर रुक करके भुआ है, कहीं अलग पढ़ा हुआ था, नहीं, वो साथ साथ हैं, निकट हैं, इसलिए वो संहिता पाठ है। जब पदों को बिल्कुल अलग अलग करके बोला जाता है, उसको अलग नाम देंगे कि वो पद पाठ है, ऋग्वेद का पद पाठ। तो जहाँ वेद मंत्र प्रवाह से बोले जा रहे हों, उसको कहते हैं कि संहिता का वाचन कर रहे हैं। तो वही संहिताएं भाषा में भी होती हैं। उनके निकट आने से जो परिवर्तन आ रहे हैं, उनको हम संधियाँ कहते हैं। तो जैसे कहा था, वर्ण निकट आएंगे तो वर्णों में जो परिवर्तन है वह संधि कहलाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वर संधि। स्वर का नाम अच भी है। कैसे, वही प्रत्याहार देखिए एक बार खोल करके। अ से शुरू करके च तक के जब आप वर्ण गिनेंगे तो वही हैं जिनको आप हिंदी में स्वर कहते हैं। अ, आ, ई, उ, रील, री। अब मुझे ये बताने के लिए कि अ, ई, उ, रील, री, इन सब की संधि सीखेंगे, कितना लंबा वाक्य बोलना पड़ेगा। तो उसके लिए शॉर्ट फॉर्म, उसी को ही संस्कृत में प्रत्याहार कहते हैं, उसको कहेंगे अच। तो अच संधि सीखेंगे, स्वर संधि हम यहाँ पर सीखेंगे। स्वरों में, इन अच में कैसे कैसे परिवर्तन आते हैं, तो वो मुख्य रूप से 5 आ रहे हैं। कभी वो दीर्घ हो जाते हैं, वो गुण में परिवर्तित हो जाते हैं, वृद्धि में हो जाते हैं, अयादि में हो जाते हैं, या यण में चेंज हो जाते हैं। तो इनको ही आगे आज सीखेंगे कि ये कैसे क्या परिवर्तन है। जैसे सबसे पहले था दीर्घ। दीर्घ आपका बहुत सुना हुआ शब्द है, दीर्घ होना, बड़ा होना। तो अ का बड़ा होना क्या है, आ। ई का दीर्घ क्या है, ई। उ का दीर्घ, उ। ये कब होगा, जब अकह, सवर्णे दीर्घ, अक पास पास आते हैं। व्हाट इज अक, वही अक प्रत्याहार। कि जब अक प्रत्याहार अपने ही सेम सवर्ण, मतलब उसी जैसा, अ के नज़दीक आएगा तो आ में बदल जाता है। ई के नज़दीक आएगा तो ई में बदल जाएगा। तो अकह सवर्णे, अक जब अपने सवर्णी के साथ आता है तब वह दीर्घ, दीर्घ में बदल जाता है। ये पाणिनि ने एक सूत्र बना दिया। ये याद हो गया, हमें व्याख्या अपने आप याद हो जाती है। अकह सवर्णे दीर्घः। अकह हमें पता हो, वही प्रत्याहार से बनाएंगे। अ से लेकर क तक के सभी वर्ण गिनेंगे और इसके बीच में आने वाले सभी हलंत वर्णों को नहीं गिनेंगे। तो उसमें कौन कौन से आएंगे, अ, ई, उ, रील, री। तो जैसे धर्म प्लस अर्थ शब्द था, धर्म में अ है, म में अ,
आगे भी अर्थ का अ है, ये जब दोनों बिल्कुल पास में आए आ बन जाते धर्मार्थ। तो क्या हुई ये संधि? दीर्घ संधि। अ और अ मिलकर के एक शब्द जब बना धर्मार्थ, तो वो दीर्घ संधि के कारण बन गया। हिम प्लस आलय, म में अ, उधर आलय का आ। अ और आ दोनों सवर्ण हैं, एक ही परिवार के हैं, एक ही जैसी, उनका उच्चारण स्थान एक जैसा ही है। अ कंठ से, आ भी कंठ से ही बोलता है, इसलिए उसको एक परिवार कहा। तो वो क्या है? सवर्णी कहा गया उनको। इसलिए हिम प्लस आलय हिमालय, ये क्या हुआ? दीर्घ संधि के कारण माँ बन गया हिमालय। ऐसे ही रवि प्लस इंद्र, रवि में ई, ह्रस्व ई था, इंद्र में भी ई। जब ये प्रवाह में इन दोनों शब्दों को एक साथ बोला, रविंद्र, ये नाम सुना होगा। वहाँ पर दो अलग अलग शब्द थे, उन शब्दों को जब इकट्ठा हम बोलते हैं तो उनमें जो वर्ण सबसे नज़दीक टकराए उनमें संधि हो गई, वो बड़े दीर्घ बन गया। और ये दीर्घ बनना ही इसको क्या कहेंगे कि जी दीर्घ संधि हो गई। नदी प्लस ईश, नदी का दीर्घ ई, ईश का ई, जब ये दोनों दीर्घ दीर्घ भी पास में आए तो दीर्घ में ही चेंज होंगे, तो क्या बनेगा? नदीश। तो ये है हमारी दीर्घ संधि। ऐसे ही ऊ और ऊ भी मिलेंगे, दीर्घ ऊ, ह्रस्व ऊ, किसी भी रूप में दोनों तरफ अगर एक जैसे हैं तो वो क्या होगी? दीर्घ संधि में ही बदलेंगे। आगे सीखेंगे हम गुण संधि। अब गुण का मतलब ये नहीं है कि अच्छा बुरा, कि वो सत्य बोलता है, मीठा बोलता है, प्रॉपर्टीज का मीनिंग नहीं है। हर एक शास्त्र की लिटरेचर में एक अपनी टर्मिनोलॉजी होती, पारिभाषिक शब्द होते हैं। तो गुण का अभिप्राय, जब हम भाषा सीख रहे हैं, लैंग्वेज संस्कृत व्याकरण से सीख रहे हैं, तो वहाँ गुण का अर्थ होगा अ, ए, ओ। इन तीन वर्णों को गुण, ये नाम पाणिनि ने अलग से फिक्स किया। कि जैसे कीबोर्ड में आप कंप्यूटर में बहुत सारी कीज देखते हैं, पर एक एंटर की अलग है, उस की का नाम एंटर उस पर लिखा हुआ रहता है, उसको एक अलग शब्द दिया। ऐसे ही जब भाषा को पाणिनि प्रोग्रामिंग के रूप में बना रहे थे, ढाल रहे थे, तो उन्होंने कुछ टर्म्स फिक्स की, तो उनमें से एक है गुण। तो गुण का अर्थ क्या होगा? याद रखना, अब हमेशा जहाँ कहीं भी व्याकरण सीखते हुए गुण आएगा, आप भाषा की बात कर रहे होंगे तो वहाँ पर तीन वर्ण आएंगे, अ, ए, ओ। ये कब बनते हैं? जब संधि कब होंगी? जब दो वर्ण होंगे, एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड हमारे पास होगा। तो अगर लेफ्ट साइड की तरफ अ या आ है कोई भी, और दूसरी तरफ इक है, अब इक क्या? प्रत्याहार सीखें पहले तो तुरंत पता चलेगा। इक का अर्थ होगा ई, उ और रील री। ये चार जब होंगे तो ये दोनों मिक्स होकर के गुण में बदल जाएंगे। जैसे जब अ और ई नज़दीक आते हैं, ए में चेंज हो जाएगा। और ए क्या है? इसका नाम पाणिनि ने रखा गुण, इसलिए हम कहेंगे ए बनना इज गुण संधि होना। तो नर प्लस इंद्र शब्द था, नर अलग आप खूब बोलते हैं, नर नारियां, नर, इंद्र भी बोलते, पर जब ये इकट्ठे एक साथ आते हैं आप बोलते नरेंद्र। र पे ए की मात्रा आ गई, वो कैसे? र में भी अ है और इंद्र का ई, जब ये दोनों पास मिले ये गुण में चेंज हो जाते हैं और वो ए है, तो नरेंद्र। ऐसे ही कहा था ना, अ हो या आ, लेफ्ट साइड आपका अ या आ होना चाहिए। जैसे हित और उपदेश, ये शब्द हैं। हित का त में अ देखा, उधर उपदेश का ऊ था, अ और ऊ जब पास में आएंगे तो ये गुण में चेंज होगा। अब गुण तीन हैं आपके पास, अ, ए, ओ, तो किस में चेंज करेंगे जी? जिसका उच्चारण स्थान इसके जैसा होगा। ऊ का स्थान ओष्ठ है, अ और इनमें से अ, ए, ओ में से ओष्ठ किस में है उच्चारण स्थान? ओ में। ओ बोल के देखिए, हमारे होठों की आकृति में परिवर्तन आता है, जैसा कि ऊ बोलते हुए आ रहा है। इसलिए अ और ऊ, इनको जब गुण में परिवर्तित करेंगे तो ओ में परिवर्तित होगा। तो शब्द हित प्लस उपदेश का क्या बन जाएगा? हितोपदेश। ऐसे ही देव प्लस ऋषि, अ से इधर इक बोला, इक में री भी आया, अब ये चेंज होगा गुण में। तो गुण में अ और री के स्थान पर क्या रखेंगे? जो सबसे ज़्यादा उच्चारण में नज़दीक होगा। तो अ, ए, ओ, इन तीन में से अ और री के स्थान पर अ ही उसको रिप्लेस कर सकता है, और री का र की साउंड भी साथ में आएगी। र आधा रहेगा, इसलिए वो शब्द के ऊपर देवर्षि।
ये शब्द बना। देव और ऋषि को मिला करके देवर्षि। अ और री परिवर्तित होके अर बन गए, र हलंत था इसलिए वो शी के ऊपर चला जाता, देवर्षि। ऐसे ही महा प्लस ऋषि, महर्षि बोलते हैं। अगर हमें यूँ पता चल जाए कि हाँ जी ये दो शब्द हैं और इनका अर्थ होता है महान ऋषि, तो हमें साहित्य में लिखे हुए उन शब्दों का अर्थ निकालना आ जाता है। इसलिए इन संधियों का ज्ञान होना भी आवश्यक है कि कौन सा वर्ण कैसे बदल रहा है, ये नियम पता चल जाते हैं तो अगला पूरा जो साहित्य है वो सहजता से समझ में आएगा। तो ये है गुण संधि, जहाँ पर आ लेफ्ट साइड, राइट साइड हमारे इक प्रत्याहार में से कोई भी वर्ण है तो वो क्रमशः अ ए ओ में परिवर्तित हो जाते हैं। अगली संधि है वृद्धि। तो वृद्धि भी एक पारिभाषिक शब्द है, टर्मिनोलॉजी है ये इस ग्रामर की। वो वृद्धि का अर्थ क्या है? केवल आ, ऐ और औ। अब दीर्घ और वृद्धि में कंफ्यूज ना हो, मिक्स नहीं होना। दीर्घ का मतलब है किसी भी स्वर का दीर्घ, जैसे अ का आ, ई का ई, ऊ का ऊ, ठीक है, ए, ओ, ये दीर्घ हैं जिनको बोलने में ज़्यादा समय लगा। और वृद्धि क्या है? केवल आ, केवल ऐ और औ ना, इसमें दीर्घ ई का नाम वृद्धि नहीं है, केवल इन तीन ही वर्ण अल्फ़ाबेट्स का नाम वृद्धि है। तो वृद्धि संधि कब होगी? वही लेफ्ट साइड हमारे पास हो अ या आ और राइट साइड हो एच। अब एच फिर से देखिए, हमें कंडीशंस में अगर इतनी सारी चीज़ें याद रखनी पड़े कि अ आ से इधर ए हो, ओ हो, ऐ हो, औ हो, 4 वर्ण याद करने पड़ेंगे। उसके स्थान पर अगर हमने शॉर्ट फॉर्म बनानी आ गई, प्रत्याहार बनाने आ गए कि जी एच, तो एच का मतलब क्या है? ए से शुरू करेंगे, च तक काउंट करेंगे और उसमें केवल 4 वर्ण आते हैं, ए, ओ, ऐ और औ। तो जब अ में ए मिक्स होता है तो वह अपनी वृद्धि में चेंज होगा। और नाउ व्हाट इज वृद्धि? 3 हैं, आ, ऐ और औ। उन 3 में से एक यहाँ आएगा। कौन सा आएगा? वही जिसका उच्चारण स्थान इन सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा। तो अ और ए के सबसे नज़दीक उच्चारण स्थान ऐ का ही है। इसलिए लोक प्लस एषणा, जब ये शब्द था, लोक के क में अ है, एषणा का ए है, तो शब्द बन जाता है लोकैषणा। हम बोलते हुए लोकेषणा बोल देते हैं, वो अशुद्ध है, लोकैषणा। ठीक है, एषणा है, एषणा अर्थ होती इच्छा, लोक की इच्छा होना, तो लोकैषणा। ऐसे ही कहते कि सबके मत अलग अलग है, मतैक्य ही नहीं है, मत ऐक्य, ये 2 शब्द थे। जब ये नज़दीक आएंगे तो तई हो जाएगा, मतैक्य। मत में त में अ, ऐ का ऐ, ये दोनों जब मिले सरलता के लिए एक शब्द उसकी कम करके मतैक्य ऐसे बोला गया। सदैव बोलते हैं कि परिवर्तन होना सदैव से नियम रहा, तो सदैव, ऐव, ये क्या है? सदा और एव। आ और ए जब पास आए तो वो वृद्धि में चेंज हो गए, ऐ। ऐसे ही आपने सुना होगा कि वो परमौषधि, हम परम औषधि बोल देते हैं, परमऊ, औ है, औ का उच्चारण, वृद्धि वाला जो औ है उसको औ बोलते हैं। परम प्लस औषधि, तो परम के म में अ था, उधर औ था, ये दोनों जब पास हुए तो वृद्धि में परिवर्तित होंगे। और वृद्धि में हमारे पास 3 ऑप्शन थे, उनमें से कौन सा होगा? औ, क्योंकि औ ही अ और औ को रिप्लेस करने पर उससे सबसे ज़्यादा उच्चारण की दृष्टि से समीप था, तो इसलिए शब्द बना परमौषधि। तो ये हुई हमारी वृद्धि संधि। अब आगे देखिए यण संधि। यण संधि का नाम रखा गया यण प्रत्याहार के कारण। क्या है कि सूत्र है इको यण अचि, कि जी इक यण में चेंज होगा। कब? जब राइट साइड हमारे पास अच। 3 चीज़ें हैं, इक लेफ्ट साइड, यण ऑन राइट साइड। इक यण में चेंज होगा जब राइट साइड में क्या होगा? अच। इक क्या है पहले ये देखिए, वही प्रत्याहार, ई से लेकर क तक, जिसमें 4 वर्ण आ गए, ई, उ, रील, री। आगे यण, इक यण में चेंज हो रहा है, तो यण में भी 4 हैं, य, व, र, ल।
चार हैं तो फर्स्ट को रिप्लेस करेंगे विद फर्स्ट, यथासंख्य। यथासंख्य मतलब क्रमशः है, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से और चौथे को चौथे से। तो ई य में चेंज होगा। कब होगा? कंडीशन क्या है कि जब आपके पास राइट साइड में क्या है? अच। अच मतलब कोई भी स्वर, कि ई से इधर अगर अ आ गया तो ई चेंज हो जाएगा य में, ई से इधर उ आ जाता है तो ई चेंज हो जाएगा हमारा य में। ऐसे ही अब उदाहरण से देखेंगे, जैसे अत्यधिक बोलते हैं कि अत्यधिक गर्मी है। अत्यधिक ये क्या है? अति प्लस अधिक। अति में ई है, अधिक का अ था, तो ई किस में चेंज होगा? य में। ये य में चेंज होना ही क्या कहलाता है? यण संधि। तो यण संधि में क्या हुआ? ई य में चेंज हो गया और वो य हलंत होगा, फिर उसमें आगे अधिक का अ मिला तो वो अत्यधिक ऐसा लिखा हुआ, यह पूरा लिखा हुआ है। ऐसे ही जैसे ऊपरी प्लस उक्त, उपर्युक्त ऐसे बोलते हैं, तो ऊपरी प्लस उक्त है, ऊपरी में र में ई, आगे उ है, तो ई तो चेंज हो गया य में, और आगे जो भी स्वर था उसकी मात्रा जब य में लगी, अगला स्वर उ था तो उ की मात्रा य में, नीचे ऐसे करके उ ऐसा लिखा हुआ उपर्युक्त। उपर्युक्त का अर्थ क्या होगा? ऊपर कहा गया, ऊपर उक्त, उक्त मतलब कहा हुआ। ऐसे ही जैसे स्वागत बोलते हैं, आइए आपका स्वागत है, तो स्वागत का अर्थ क्या होता है? सुआगत है, सु अर्थात अच्छा, आइए आपका मतलब आप अच्छे से आए, आपका स्वागत है, हम वेलकम फॉर्म में इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हुई है? यण संधि। सु है, सु में उ था, उ चेंज होगा व में। जैसे वर्ण जब कर रहे थे य व र ल, इनको अंतहस्थ कहा था क्योंकि इनमें डीप में, इनके सेंटर में कहीं ना कहीं स्वर हैं। और कौन से स्वर हैं वो? य में है ई, व में है उ, र में है री और ल में है री। इसलिए इन चार व्यंजनों को अंतहस्थ व्यंजन कहते हैं। और कभी भी ये जो स्वर हैं ई उ व र, सॉरी ई उ और री और री, ये कभी भी यदि व्यंजन में परिवर्तित होंगे तो ई हमेशा य में और उ हमेशा व में ही परिवर्तित होता है। इसलिए स्वागत में उ हमारा व में परिवर्तित हुआ, आगे आगत का आ था, उसकी मात्रा व के साथ लगी तो शब्द बना स्वागत। ऐसे ही कहते हैं ना, अन्वेषण होना चाहिए, शोध होनी चाहिए। तो अन्वेषण क्या है? अनु प्लस एषण। अनु में उ है और आगे है एषण। तो जैसे ही दो स्वर पास में आए, दो शब्दों के स्वर पास में हुए, अब परिवर्तन होना है। क्या होगा? अनु का उ परिवर्तित होगा व में, व हलंत था, आगे एषण का ए की मात्रा व में लगेगी और क्या बन गया? वे। और अनु का जब उ हटा तो न हलंत आधा बच गया, इसलिए अन्वेषण, अन्वेषण रखा जाएगा। और जब अलग अलग किया तो अनु प्लस एषण था, नु था, नु का उ हटा तो न में कोई भी स्वर नहीं बचा, वो हलंत आधा रह गया और वो उ व में चेंज हो गया, व में आगे की ए की मात्रा मिल गई, इसलिए शब्द बन जाता है हमारा अन्वेषण। तो ये इस तरह से यण संधियाँ हम बहुत अपनी बोलचाल की हिंदी में भी और अन्य भी भाषाओं में संधियों का बहुत प्रयोग करते हैं। तो उनकी अगर बारीकी और पता चल जाता है कि कैसे ये कार्य कर रही हैं, तो जो साहित्य हमसे थोड़ा सा दूर हो गया लिखा हुआ, उसके शब्दों की पहचान करनी आ जाती है। और पहचान मात्र से ही अर्थ हमें बहुत पता है, उससे वो संस्कृत में गति बनती है सीखने में। आगे बस एक संधि और देखते हैं, अयादि संधि। अयादि संधि क्या नाम दिया? क्योंकि इसमें जो कुछ स्वर हैं वो अय आदि में चेंज हो रहे थे। अय है आदि में जिसके, अर्थात फर्स्ट उसमें अय में चेंज हो रहा है, इसलिए उसका नाम अयादि रखा। कौन चेंज होंगे? सूत्र है इसका, एचो यवा यावह। ये पाणिनि ने अष्टाध्यायी में सूत्र दिया कि जी कहाँ चेंजेज होंगे, तो फॉर्मूला याद कीजिए। अर्थ देखिए, एच चेंज होगा अयादि में। एच क्या है? वही चार वर्ण, प्रत्याहार सूत्र में देखेंगे तो पता चलेगा। ए ओ ऐ औ, ये चार वर्ण एच कहलाए, ये अयादि में चेंज होंगे। अयादि कहाँ है? सूत्र में ही लिखा हुआ है, अया अय वा यावह ऐसे लिखा हुआ ना। तो यहाँ पर चार हैं चीज़ें, अय अव आय आव।
तो 4 हैं जिनको रिप्लेस करना है, 4 हैं ऐसे जो आएंगे, तो पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से और चौथे को चौथे से चेंज करेंगे। तो ए परिवर्तित होगा अय में, ओ होगा अव में। और इसको याद करने का और देखिए, ए को हम शुरू से ही देख रहे हैं कि उसमें अ और ई मिक्स रहते हैं, वो मिश्रित स्वर हैं। तो ई हमेशा मैंने जैसे पीछे ही बताया था कि य में चेंज होगा, तो ई य में चेंज हो गया और अ उसके साथ मिला, इसलिए ए अय में चेंज हुआ। आगे है ओ में 2 स्वर होते हैं, अ और उ चेंज हमेशा व में, और इस ओ का अ साथ में लग गया, इसलिए ओ परिवर्तित हुआ अव में। और ये परिवर्तित होना क्या कहलाएगा? अयादि संधि। पर कब होगा परिवर्तित? अपने आप ऐसे बैठे बिठाए नहीं, बल्कि राइट साइड में अच होना चाहिए। जैसे नयन शब्द बोलते हैं हम, आंखों के लिए नयन, तो यहाँ पर क्या है? ने प्लस अन, ने और अन, ये 2 शब्द हैं। ने में ए की मात्रा है, अर्थात वहाँ ए है, ए एच में आता है। आगे अन का अ स्वर में आता है, अच में आता है, इसलिए एच हमारे लेफ्ट साइड है और अच राइट साइड है, तो ए चेंज हो जाएगा अय में। तो नयन, न में अ बन गया, जो ने था वो सीधा अय में दिखाई दे रहा है, नयन। और पवन शब्द सुना है, पो प्लस अन, पू रूट है इस शब्द की, पू है पवने, जो पवन हवा जो पवित्र करता है। हवा जब चलती है गंदगी उड़ जाती है, कुछ धूल भी उड़ करके आ भी जाती है, कुछ जाता भी है, तो पवन वायु को कहा गया। तो इस शब्द की रूट धातु क्या थी? पू, पू को पो हो गया, और जब वो अन के साथ उसमें आया तो वहाँ से पवन शब्द बना। तो कैसे बना? पो में जो ओ है, आगे अन के अ के कारण ओ अव में चेंज हो गया, तो हम सब सामान्य रूप से पवन बोलते हैं। तो अगर हमें ये पता चल गया कि पवन में जिस संधि हुई है और वो क्या है? अयादि संधि, तो वही गीता पढ़ते हुए, आप हितोपदेश पंचतंत्र पढ़ते हुए, जहाँ आपको कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा और ये खोलने का तरीका पता चल जाता है, तो वहाँ से हम अर्थ समझने में सहायता मिलती है। तो इसलिए संधियाँ अवश्य आनी चाहिए। एक और उदाहरण, जैसे संस्कृत में ऐसे विष्णविह ये लिखा हुआ है, अब यहाँ अलग करना है, तो विष्णविह, विष्णु प्लस इह ये शब्द था, विष्णु प्लस इह, ओ अव में चेंज हुआ, व हलंत था, तो जब इह का ई उसमें मिला, ह्रस्व ई की मात्रा आगे से लगती है, इसलिए विह ऐसा लिखा हुआ है। तो विष्णु प्लस इह का शब्द बना विष्णविह। ऐसे ही इंदौ प्लस उदिते लिखा हुआ था, इंदौ उदिते, औ किसमें चेंज होगा? आव में, और वह हलंत होता है, तो आगे उदिते था, तो उदिते के उ की मात्रा इंदौ का जो औ आव में परिवर्तित हुआ उस व में मिल जाएगा और बन जाएगा आवु, और शब्द इकट्ठा लिखेंगे तो क्या बन जाता है? इंदावुदीते। तो ये जो एच हैं वो 4 हैं, और चारों जब 4 अय आदि में परिवर्तित हो रहे हैं, तो इस पूरी प्रोसेस को, प्रक्रिया को नाम दिया हमने अयादि संधि। तो ये मुख्य रूप से हमारे स्वरों के बीच में होने वाली संधियां हैं। तो इन संधियों का कारण अब तक क्या देखा? जब वर्ण नज़दीक आते हैं वो परिवर्तित होते हैं, और उस परिवर्तन को ही हम संधि कहते हैं। उन संधियों में से आज हमने, जब स्वर पास पास में आ रहे थे, तो उन्हीं स्वरों को जैसे कि अच कहा जाता है, तो वो अच संधियाँ थी। और अच कितने प्रकार से पास में आ रहे हैं? 5 तरह से। उन्हीं को ही हमने कहा दीर्घ हो बन गए तो दीर्घ संधि, वृद्धि हुई तो वृद्धि संधि, गुण हुआ तो, और गुण क्या था? अ ए ओ। इनमें जब परिवर्तित हुए वे स्वर, तो वो गुण संधि, अयादि संधि। तो इस तरह से इन संधियों का एक बार अभ्यास अवश्य करेंगे, जिससे साहित्य में लिखे लिखे लंबे वाक्यों को हम छोटा छोटा करके समझ सकें। धन्यवाद।